अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करनी थी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, हाउ टू एनालाइज अ स्टॉक, फंडामेंटल फंडामेंटल और टेक्निकल। फिर इसमें लेवरेज ट्रेडिंग का थोड़ा सा बताना है मैंने, ठीक है, कॉन्सेप्ट। अब होता क्या है, अच्छा मैं आपको एक वीडियो उसमें दिखाऊंगा पहले इस चीज़ के लिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एक स्टॉक है वो रोज अपर कैप मार रहा है, उसकी एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। उसमें आपने कैसे मतलब कि डिसीजन लेना है, तो मैं आपको एक वीडियो दूंगा कि मैंने अपना डिसीजन कैसे लिया था उस टाइम। और इधर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा, डिमांड एंड सप्लाई। एक स्टॉक है, ठीक है, इसको अब ऐसे समझना आप। ये लेफ्ट पे जो है ना, ये सारे बायर्स। अब आप कहेंगे कौन सी, यहाँ पे जाहिद लतीफ़ की अपनी ब्रोकरेज है, ठीक है। उसमें क्या है, लेफ्ट साइड पे डिमांड है, बायर्स। ये कॉन्सेप्ट समझना आपने कि डिमांड ज़्यादा है तो ज़्यादा बाइंग होगी। सप्लाई है राइट पे, सेलर्स है। कौन बेच रहा है, कोई भी नहीं बेच रहा, थोड़े बेच रहे हैं, वो चेक करना है। नीचे टोटल जो लिखा आ रहा है 9 10, ये बता रहा है कि कितने रह गए हैं जो अभी भी बेच सकते हैं। और ये लेफ्ट साइड पे कितने खरीदने वाले बैठे हैं, 1,12,000। ठीक है, तो उसका कैप जल्दी लग रहा है इस मामले में। और ये जो ब्रेकर है ना, ये मैं अक्सर कहता हूँ ब्रेकर चेक करो, ग्रीन पे, हाँ जी ग्रीन पे 5% से ऊपर है जी, ऊपर। 10% में मोस्टली लोगों का कहने लगा था, 10% में मोस्टली स्टॉक्स का कैप लग जाता है। किसी का 15 पे, किसी का 22% पे, ये भी होता है। किसी का 24% पे आई थिंक लगा होता है। एलएसईबीएल का मेरे ख्याल से वहाँ 23 22 तक जाता है। तो हर स्टॉक का डिफरेंट होता है। मोस्टली मोस्ट ऑफ देम हैव 10%। ठीक है, 10% इन द प्राइस गेन, यहाँ पे कैप लग गया। अब इसका कैप लग गया, इसका कैप की प्राइस कौन सी है, 51.1 पे इसका कैप लगना है। ठीक है, और इसका लोअर कैप 41.81 पे। तो मैंने कहा कि यहाँ डिसीजन लेना है। मैंने इस स्टॉक को 35 रुपीज़ पे बाई किया, अब ये 51 पे चल रही है इसकी प्राइस। तो मैंने कहा कि अपर कैप पे अब सेल करना है। मुझे फियर क्या आया, इस छोटी सी चीज़ का फियर आया कि कोई सेलर बैठा हुआ है, वो कैप तोड़ने के लिए बैठा हुआ है। 910 मतलब टोटल वॉल्यूम, लोग बेचना चाह रहे हैं इसको। तो मैंने जब देखा कि लोग बेच रहे हैं, तो मैंने भी अपना 51.1 जो अपर कैप के रेट पे सेल ऑर्डर लगा दिया। 250 क्वांटिटी मैंने सेल कर दी। नीचे लिखा आ रहा है सेल ऑर्डर कोयल 250 51.1। उसने कहा जी वो रेगुलर बुक में लग गया, वो सेल हो जाएगा। अब विजर मेरे पास एक वो हो गया, फोमो भी आ सकता है। मैंने देखा 17,659 लोगों ने सेल पे लगा दिया, तो बिक गया। लेकिन मैंने एक और चीज़ देखी कि ये चीज़ इसके साथ एडजस्ट होगी, मतलब सप्लाई जो डिमांड के साथ एडजस्ट होगी, बट इधर बहुत ज़्यादा अभी भी बाहर बैठे हैं। तो क्या होगा कि मुझे एक फोमो हो गया कि यार ये शायद अगला कैप ना लगा दे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अब डिसीजन लेना है, फिर से जितना सेल किया उतनी ही क्वांटिटी में फिर से उठाऊंगा, और कितने में उठाऊंगा वो मैं चेक करूँ। अब मैंने यहाँ पे नीचे देखने की क्या क्या कौन कौन से रेट चल रहे हैं। इधर बायर बैठा हुआ है 50.89 पे किसी ने लगाया हुआ है। तो ये सारा मैं देखूंगा, डिसीजन लूंगा मैं यहाँ पे। और ये 1 मिनट के अंदर अंदर से भी काम की वीडियो है, समझो मैं डिसीजन कैसे ले रहा हूँ। 50.3 में मैंने कहा नहीं, इधर नहीं, थोड़ा ऊपर लेता हूँ। अब यहाँ पे डिसीजन क्यों चेंज किया मैंने, क्योंकि ये पॉइंट्स की गेम है। मतलब 50.4 50.5 50.7, अगला 51.10 पे कैप है। डिमांड तो है उसकी, सप्लाई बढ़ रही है, बट डिसीजन आपने बहुत क्रिटिकल लेना है। मैं कहा नहीं, रुक जाओ। यहाँ रुक गया मैं, और फिर मैंने सोचा 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 सोचा। वो गाना दिमाग में आया, सोचा ना था कभी तुमसे वास्ता पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे मैं देखने लग गया कि क्या करना चाहिए। मैंने 51.1 पे सेल किया है, उसी पे बाई करूँ। फिर मैंने सोचा कि यार लिमिट एक होती है कि इस रेंज में मैं बाई करना चाहता हूँ। एक होता है मार्केट ऑर्डर, जिस रेट पे मार्केट में प्राइस चल रही उस पर मैं बाई करूँ। मैं सोचना था इस बारे में। 38 सेकंड में मैं ये सोच रहा था। मैं कहा नहीं छोड़ो, अपना निकाल दें बाई ऑर्डर। यहाँ पे असल में मुझे ये नजर आया 17,289, मतलब ये भी सेल तो हो रहे हैं, ये एडजस्ट तो हो जाएंगे, लेकिन शायद इसको देख के कोई मेरी तरह का ही एक और बंदा को जो फेयरफुल सेल कर देगा। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे अगर सेल हो गया तो ये मुझे मिल सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑर्डर कम रेट पे लिखूंगा। मैंने कहा 49 में, नहीं रुक जाओ। मैंने फिर 50 की रेंज में डायरेक्ट 50 लिख दिया, मैंने 50 पे लगा दिया बाय ऑर्डर। और मैंने ये 50 पे लगा दिया। ये देखो, ये 250 कोयल 50 की रेंज में अगर गिरता है ना यहाँ से, तो लगा दो, मेरा बाय हो जाएगा। अब यहाँ पे असल में 4000 सेलिंग हो रही है 51.09 पे, बायर 50.89 पे बैठा हुआ है, बायर 50। अब यहाँ पे असल में सेलिंग हो रही है 4051.09 पे, मतलब सेल होगा तो प्राइस में थोड़ा सा डाउन आएगा। और ये जो है ना, इसका अपर कैप जो 10% था वो अब 9.99% पे आ गया, मतलब टूट रहा है कैप इसका। तो मैंने समझा यार अब मैं बाय कर लेता हूँ। 40 की क्वांटिटी जो किसी ने लगाई हुई 50.89। ये पहला ऑर्डर जो है ना, ये लाइनों में जा रहे होते हैं, पहले ये जाएगा। फीफो रूल है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन ये गया, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, ये इस तरह कम होते जाते हैं। 50.89 फिर 50.75, ये डिमांड मतलब
हर बंदे की बिडिंग के साथ पहला जो हाईएस्ट बिड होती है उसको अलाउ होता है कि जी तू आ जा भाई, तुम ज़्यादा लेना चाह रहे हो आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम्हें इतने में चाहिए तुम ले लो। तो मैंने इधर 50 पे लगा दिया। मैं कहा ये जब फिलअप हो जाएगी तो इस वाली रेट में मैं बाय करना चाह रहा हूँ। तो आई थिंक सो ये मुझे नहीं मिला था। आई शुड हैव डन दिस वन द क्लोजर टू द फर्स्ट 3 बिट्स। बट यहाँ पे वही है ना साइकोलॉजी आपकी, क्या आपको क्या समझा रही, क्या पता वो कैप ना लगाए, क्या पता इधर ज़्यादा सेलर आ जाए, तो फिर आपका ये वाला ऑर्डर हिट हो जाए, उसके बाद फिर कैप लगाए तो आप बच में आ सकते हैं। तो ये डिसीजन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है ना, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी होगी। अब मैंने बताना है कि एक स्टॉक को एनालाइज कैसे करते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल के साथ, और उसके बाद मैं आपको एक लेवरेज ट्रेडिंग के बारे में। ये एक स्टॉक है कोयल। इसमें नॉर्मली क्या होता है, हम सबसे पहली चीज़ जो देखते हैं इस इलाके से आएगा टेक्सटाइल कॉम्पोजिट। अब टेक्सटाइल का सेक्टर जब भी आएगा ना, तो आपके दिमाग में एक शख्स आ जाएगा कि इसमें इतनी ट्रेडिंग नहीं होती, लेकिन इस स्टॉक के अंदर बहुत ट्रेडिंग हो रही है। टेक्सटाइल में निशान मिल्स का एक टॉप स्टॉक है, एक IRB का टॉप स्टॉक है, 37 सेक्टर हैं टोटल स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके दिमाग में फ़ौरन आ जाए ये शायद उस वाले इलाके से है। मैंने हमेशा कहा कि इलाका भी देखना होता है, खाली स्टॉक नहीं देखना, नाम नहीं देखना, इलाका भी देखना है। फिर मैं अगली चीज़ क्या देखूंगा, इसके नाम क्या है, कोहिनूर। अब इसी तरह का मेरे दिमाग में कोहिनूर के और भी स्टॉक्स होंगे, तो मैं यहाँ लिखूंगा कोहिनूर। तो ये कोहिनूर के 4-5 स्टॉक्स आ गए। अच्छा, इनमें जो मुझे पता है, एक बहुत अच्छा स्टॉक एक टाइम पता था, कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड। ये डिविडेंड बहुत अच्छा देता था उस टाइम, मुझे ये याद है। अब इसने थोड़ा डिविडेंड देना छोड़ दिया। कोहिनूर पावर ये इसके साथ चलता है, ये जब चलेगा तो ये भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद कोहिनूर इंडस्ट्री है, वही वाला आ गया, कोई जिसको हम कहते हैं। फिर कॉसन, ये 7 रुपये का स्पिनिंग मिल और टेक्सटाइल जो स्टॉक है, 7 रुपये का, अक्सर ये उधर ही फंसा रहता है, और ये उम्मीद है कभी 10 रुपये का भी हो जाए। फिर कोहिनूर मिल्स, ये थोड़ा लो वॉल्यूम स्टॉक है। और KTML ये अलग स्टॉक है, ये दोनों मतलब ये भी साथ साथ चलते हैं। अब ये देखो, 3 तो इसके टेक्सटाइल हैं, 4 टेक्सटाइल के जी, और 2 पावर जनरेशन के। तो ये इसका मैंने एक चीज़ समझ ली इसके बारे में। फिर मैंने एक और जो चीज़ देखी, अब ये वाले मैं इस पेज पे जाता हूँ, जो पहले मैंने इसका एक और चीज़ देखी कि ये है किस अमीर फैमिली का। ये जो है ना साइकिल, ये साइकिल ग्रुप का लोग है। अब साइकिल एक पाकिस्तान में रिच फैमिलीज में से आता है, वहाँ से मुझे समझ आ गई कि ये कोई मोटे लोग हैं। फिर अब मैं फर्स्ट पेज पे जाऊँगा ये। अच्छा, यहाँ पे अब एक होता है रेगुलर, एक होता है DFC, एक होता है CSF, एक होता है ऑन मार्केट ODL। CSF एक होता है ODL। हम रेगुलर में काम करते हैं, ठीक है, हम जो मार्केट चल रही है तो उसके हिसाब से हम लोग प्राइसेस में खेल रहे हैं। अब एक होता है ओपन प्राइस, किस प्राइस पे ओपन होगा स्टॉक, 63 पे ओपन हुआ था, कहाँ तक गया मैक्सिमम 68.01। तो ये जो हाई प्राइस होगी यहाँ पे अगर मेंटेन हो गया तो कैप लग जाता है, वो यहाँ से पता लगता है। कैप क्या होता है, देर इज डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम। अब जैसा मैंने भी आपको पहले एक वीडियो में दिखाया, जो एक ज़्यादा बायर्स बैठे हुए थे, सप्लाई कम थी, तो कैप लग गया, उसने मेंटेन कर लिया, उसके हिसाब से ब्रेकर लग गया। और कैप अक्सर ना स्टॉक की लाइन स्ट्रेट सी बन जाती है, आपको नजर आ रहा होगा स्ट्रेट है, आप और बाई नहीं सकते, इसकी लिमिट फुल होगी, ठीक है। सर्किट ब्रेकर इधर आप ये बता रहे हैं 55.65 पे इसका लोअर कैप, हो सकता है लोअर कैप, ऐसी बात नहीं है। मेरी असल में ऐप में 41 कुछ बता रहा था। अब मेरे ख्याल से ये अगले दिन के हिसाब से चलेगा। फिर ओवरऑल मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कहता हूँ, ये देखा करो पूरे एक साल में इसने क्या झूला दिया। तो उसने 7.6 से चल के 75 तक गया है मैक्सिमम। वहाँ से हमें समझ आ गया कि शुरू में ये इसमें कुछ भी नहीं चल रहा था, पिछले 2-3 सालों से ये डाउन जोन में था। फिर अचानक इसमें इंप्रूवमेंट आई है। अब इधर ना मुझे शक हुआ, ये देखो इस पॉइंट पे मुझे शक हुआ है कि इसने यहाँ पे क्या कुछ ऐसा, कुछ सोने की कान निकाली कि इसमें एकदम से इतना ज़्यादा जंप इस क्यों आया। तो मैं इस तरफ जाऊँगा कि ये अपने थर्ड वाले क्वार्टर में जो लास्ट ईयर के थे क्या किया, इधर मेरे दिमाग में फंडामेंटल आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी फंडामेंटल। उसके बाद 2-3 और चीज़ें भी हैं, इसमें ये पता लग गया VAR का ये वॉलेटाइल स्टॉक है, कि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। 20 से ज़्यादा होने लग जाए ना तो समझ जाओ वॉलेटाइल बहुत है, वैल्यू एट रिस्क कहते हैं इसको। हेयर कट का मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, इसमें नहीं मैं बता रहा, फिर ये अलग दुनिया में चली जाती बात। प्राइस टू अर्निंग रेशियो TTM। TTM में बताओ तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स। आप जिस तरह गाड़ी लेते हैं ना, तो अक्सर लोग कहते हैं यार गाड़ी आपने महंगी ले ली है यार, सस्ती ले लेता, वहाँ से मेरा एक दोस्त बेच रहा था। तो हम स्टॉक्स को भी इस तरह देते हैं, यार स्टॉक तूने ना महंगा ले लिया, हाई वैल्यू स्टॉक ले लिया, ओवर वैल्यू स्टॉक ले लिया, वैल्यूएशन हो जाती है स्टॉक की कि ये अपने हिसाब से महंगा है कि सस्ता है। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, ये बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, ये फंडामेंटल के अंदर ही आ जाएगा। वो मैं इधर आपको बता देता हूँ, इसका नाम है, ये एक टेबल मैंने बनाया था एक टाइम पे। पहले आपने समझना पी होता क्या है, प्राइस डिवाइडेड बाई EPS। EPS अभी मैं नीचे दिखाता हूँ वो क्या होती है, अर्निंग पर शेयर को EPS कहते हैं, ठीक है। उसके बाद
एक स्टॉक की मतलब क्या अर्निंग है पर शेयर, जो आपका शेयर है ना उसकी क्या अर्निंग है हिसाब से, वो मैं अब आपको दिखाऊंगा, वो भी अच्छी चीज़ है। ये फॉर्मूला होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो का। प्राइस को डिवाइड करना आपने जो टोटल प्राइस है स्टॉक की उसकी टीटीएम के हिसाब से, ईपीएस, ठीक है। अब इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, इसकी जो वैल्यू निकलेगी उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी जो आंसर निकला 5 से 8 की रेंज में, तो हम कहेंगे ये अंडर वैल्यू सस्ता स्टॉक। अगर 9 से 15 तक निकला, हम कहेंगे जी गुजारे लायक है, फेयर फेयर वैल्यू है, आप खरीद लें। अगर 16 प्लस हम कहेंगे बहुत महंगा स्टॉक है। अब इसमें मसला यहाँ पे आ जाता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर लो है हम कहते हैं अंडर वैल्यू है, ठीक है स्टॉक। अगर मीडियम है 9 से 15 की रेंज में, हम कहते हैं सही है, माड़ा जो है गुजारा कर लेगा। और अगर 16 प्लस हम कहते हैं महंगा स्टॉक है यार। तो इसमें ये होता है, हर चीज़ का लिखा हुआ मैंने, इसकी आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लें। और यहाँ पे भी एक और चीज़ आने लगी जो इस चीज़ को कह लो लिंक करेगी आपस में। ये है हर सेक्टर की डिफरेंट होती है। अब आईटी सेक्टर की बहुत ज़्यादा होती है, 18 से 25 की रेंज में बेची होती है। टेक्सटाइल की 10 से 18, स्टार्टिंग 10 है और हाईएस्ट 18 है। तो ये सेक्टर जो था टेक्सटाइल कॉम्पोजिट में आता है, तो ये 18 पे है इसकी। ये है, ये आता है टेक्सटाइल कॉम्पोजिट में, तो इसकी है 18.28, तो ये ओवर वैल्यू में आ जाता है, स्टॉक महंगा है। अगर ये कहीं इधर नीचे होता ना इसकी प्राइस 13 पे, तो ये अंडर वैल्यू था। अब लेकिन इसकी बहुत ऊपर चलेगी प्राइस, तो ये ज़्यादा हो चुका है, महंगा हो चुका है। तो ये चीज़ हम देखनी होती है। और इसमें ये देखना होता है एक ईयर में कितना परसेंट चेंज है, ये लाजमी चेक करना होता है। बहुत इंप्रूव हुआ यार, इसने क्या कुछ कर दिया है। एलडीसी भी लाजमी देख लो कि लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस के पास क्या प्राइस चल रही थी। फिर आपने एक ये कॉन्सेप्ट समझना है, फ्री फ्लोट। अगर 55% है, ठीक है, वह इसमें आपने ना 100 से माइनस करना, 100 माइनस फ्री फ्लोट, मैंने नीचे लिखा हुआ भी है, ये आपने लाजमी चेक करना। 100 माइनस 55, ये बना देगा 45%, ओनर के पास है ये वाला जो है ना, ओनर के पास है। और बाकी फ्री फ्लोट मतलब जो मार्केट में फ्रीली फ्लोट कर रहा है, जिसमें आप खेल सकते हो, ये चीज़ देखनी लाजमी होती है। अब किसी का 5% ओनर के पास होता है, बाकी सारा फ्री फ्लोट होता है। किसी का 95% फ्री फ्लोट होता है, 5% ओनर के पास होता है। किसी का उल्टा कर लो इसको, 5% फ्री फ्लोट होता है, 95% ओनर के पास होता है, उसकी अलग गेम होती है। ये सारा ओनर के पास है, वो किसी टाइम भी कुछ भी कर सकता है स्टॉक के साथ। तो सेफ साइड ही होती है 30% होना चाहिए, तो 70%, या सेफ साइड ये कह लो 45 सबसे सेफ हो जाता है यहाँ पे। 45 या 30% की रेंज में अगर आप कह लो ना, तो आपको स्टॉक बेहतर है। क्योंकि मैंने साजगार देखी थी, वो 30% था, तो वो बेहतर था, वो बहुत ऊपर गया। तो उसके बाद अलग सवाल आते हैं कि जिसने अर्निंग अच्छी की। ये चीज़ आपने देख ली। अब ये स्टॉक्स हैं टोटल फ्री फ्लोट, ये शेयर हैं उसके, और ये मार्केट कैप है, इसका मतलब मार्केट के अंदर कितना वेटेज है। अब यहाँ पे आपने फंडामेंटल्स में क्या एक और चीज़ देखनी है, ईपीएस देखनी है, अर्निंग पर शेयर, ये जो है। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक होता है एनुअल, पूरे साल के हिसाब से इतने इम्प्रूव करने की। अब एनुअल में भी 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट आगे ऐड होके तो एक एनुअल बनाते हैं। और पहले हम क्वार्टर ही लेंगे, एक साल में 4 क्वार्टर। पहला क्वार्टर नंबर 1 0.54। अब इसकी ये गेम है कि ये जो पिछला क्वार्टर है वो अगले क्वार्टर जो है ना उसमें डिफरेंस होना चाहिए। अगर पिछला क्वार्टर कम है और अगला क्वार्टर ज़्यादा है, तो हम कहेंगे ये इंप्रूव हो रही है। अगर पिछला क्वार्टर कम है और अगला क्वार्टर ज़्यादा है, तो हम कहेंगे इंप्रूव हो रही है। और अगर पिछला क्वार्टर ज़्यादा है और अगला क्वार्टर कम है, तो हम कहेंगे ये डिक्रीज हो रही है, मतलब कंपनी थोड़ा फाइनेंशियली या फंडामेंटली थोड़ी सी डाउन जा रही है। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, अगर पिछला क्वार्टर जिसमें ये है ये कम है और अगला क्वार्टर ज़्यादा है, ये 0.5 है, ज़्यादा है 0.54 से, हम कहेंगे इंप्रूवमेंट आ रही है। और अगर पिछला क्वार्टर ज़्यादा है और अगला क्वार्टर कम हो रहा है, तो हम कहेंगे कंपनी में कुछ मसला चल रहा है, कंपनी फंडामेंटली वीक हो रही है, उसको चेक करना पड़ता है। लेकिन हम 2 क्वार्टर से जज नहीं कर सकते, तो हमें भी तीसरे क्वार्टर में जाना पड़ता है, ठीक है। उससे हमें तीसरा क्वार्टर चेक करना पड़ता है। तीसरे क्वार्टर में क्या गेम है, 0.54 0.55, उसने उसके बाद और डाउन हो गया 0.31, ये तो इससे भी डाउन हो गया। तो हमें लगा कि इस कंपनी में मसला चल रहा है भाई, ये डाउन है। लेकिन फिर क्या हुआ, फोर्थ क्वार्टर जो 2026 में आएगा, ये 1.77। अब यहाँ पे मेरा वैसे दिमाग कुछ और कहता है, बट वी आर डूइंग विद क्वार्टरली, तो ये क्वार्टर ही बता रहे हैं। मुझे वैसे लग रहा था कि शायद पिछले पूरे साल के हिसाब से इकट्ठा जोड़ के इसने ये बताया। ये इसने अभी बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है, 1.77। तो इसकी जो है ना ईपीएस इंप्रूव हो रही है, फंडामेंटल के हिसाब से इसने अब एकदम से बहुत बड़ा इंप्रूव लेके आया। तो यहाँ से मैं समझ गया कि कंपनी में कुछ अच्छा चल रहा है और दे आर गोइंग स्मूथली, इसने अपने आप को इम्प्रूव किया। और फिर वो ईपीएस ग्रोथ और प्राइस अर्निंग ग्रोथ वो सारे आ जाते हैं, पर ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी।
अगर आपको ईपीएस नहीं समझ आती तो आप इसकी टैक्सेशन देख लो, ये नंबर इंक्रीज होना चाहिए। कुछ में नेगेटिव में भी होता है बट ये पॉजिटिव में जा रहा है। फिर एक और चीज़ चेक करनी होती है, डिविडेंड। ये डिविडेंड देता है कि नहीं देता। इसने लास्ट ईयर दिया था अपने अक्टूबर वाले क्वार्टर में, 6 वाली जो मंथ की क्लोजिंग होती है 7.50। अब इसमें क्या होता है, ये 0.75 होगा, ठीक है, पर शेयर। इसको आपने डिवाइड करना है 10 से, वो अब आप उसकी फेस वैल्यू भी अलग कहानी आ जाती है। तो इस तरह आप एक स्टॉक को जल्दी से एनालाइज कर सकते हो फंडामेंटली। और टेक्निकली में आप ये, इसका एक कप हैंडल बन रहा है, ये इस तरह ऊपर जाता है और फिर गिरता है, रिट्रेस होता है और फिर ऊपर जाता है। अब यहाँ पे ना एक वो आ जाता है कॉन्सेप्ट, इधर समझाता हूँ। यहाँ पे एकदम से राइज आया प्राइस में, कैप कैप जा रहा है, इधर करेक्शन आई, थोड़ी सी गिर गया स्टॉक, और फिर इसने गेन किया और पीक मारा। इधर जिसने बाई कर लिया वो बहुत बुरा फंस गया। अब उसकी दुआ इधर आगे की बोल रही कि अब ये उसी पॉइंट पे वापस जा रहा है। इधर से दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, एक होता है कंसोलिडेशन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ये जो है ऊपर से नीचे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गई है, मतलब इसको कहते हैं माल उतार है, गिर रहा है, गिर रहा है और ये गिरता ही जा रहा है। और यहाँ पे आके ये अपनी जगह बना रहा है, कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गई। इधर आके ना ये अपने आप को वापस रिगेन कर रहा है। समझो रॉकेट लोड हो रहा है, अभी चलेगा एकदम से। और जब इसने फिर यहाँ से चलना शुरू किया, पहला कैप मारा, फिर गिरा और फिर चलता चलता नाउ इट स्टार्टेड अगेन। और अब ये कोशिश करेगा, ये अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा, 74.52 का जो प्रीवियस हाई है ना, ये 75.414 आ रहा है इधर, ये उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब इसने लोड कर लिया अपने आप को। अब ये ब्रेक करेगा पिछले वाले हाई। ये नॉर्मल होता है, अक्सर स्टॉक्स तोड़ते हैं हमने पिछले हाई को। ये बड़े बड़े स्टॉक्स ने भी तोड़ा, तो ये छोटा स्टॉक है, ये भी कर जाएगा। तो यूं आपने एक स्टॉक को देखना होता है। और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें को, आप इस नाम को फेसबुक पर सर्च करो, उसके बारे में न्यूज़ होगी, कहीं ना कहीं कमेंट चल रहा होगा कि इसकी ये गेम चल रही है। तो ये चीज़ें मैं क्या बता दूँ आप लोगों को, इस तरह मैं नॉर्मली स्टॉक को देख के समझ जाता हूँ कि क्या हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे कोई कैंडल नहीं देखी, सिर्फ मैंने इस ग्राफ से जज कर ली कि क्या चल रहा है इसमें। दो तीन कॉन्सेप्ट बता दिए आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद कंसोलिडेशन में मैंने एक और बात मिस कर दी, वो ये होता है कंसोलिडेशन हो गया तो आप सेफ में होगे, स्टॉक जमा हो रहा है, कोई मसला नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन में परेशानी है, ठीक है, और परेशानी यही है कि अभी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, माल उतर रहा है भाई, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। तो ये परेशानी का मामला होता है कि वो भाई क्या है, इधर आपका अगर आपने 5,000 क्वांटिटी इधर ही बाई की हुई है, 3 लाख इधर लगा हुआ है, तो ये गिरता गिरता आपको 1.5 लाख तक ले जाएगा। तो ये परेशानी की बात है। इधर आपको परेशानी नहीं, इधर वो ये है कि जमा हो रहा है, किसी टाइम फिर भी चल जाएगा। तो इफ 3 लाख इधर लगा हुआ है और वो गेन कर गया, तो आप केवल 3 लाख फिर आगे चल जाएंगे प्रॉफिट की तरफ। तो ये एक अच्छी चीज़ है, कंसोलिडेशन अच्छी चीज़ होती है, डिस्ट्रीब्यूशन खतरनाक चीज़ होती है, परेशानी की बात होती है, ठीक है। उसके बाद जो एक और चीज़ मैंने बतानी है आपको, ये मैंने एक कॉन्सेप्ट सोचा था, ऐसा भी हो सकता है कि हमें कैप की प्राइस कैसे पता लगती है और कितना वो अगले दिन ओपन होता है। तो एक सवाल हर किसी का आता है कि कैप के पास प्राइस कितने पे ओपन होगा। अब ये 68 है ना, तो ये नेक्स्ट डे 5 प्राइस पे ओपन होगा, +5 +3 +2 +10। पहले मैं समझता था कि ये +6 पे ओपन होगा, 68 के बाद 69 70 71 72 73 74। नहीं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ 63 माइनस 68 करो तो 5 बनता है। तो मैं सोच रहा था कि वो उसका ये फॉर्मूला बनता है, 68 माइनस 63, हाई प्राइस माइनस लो प्राइस, ठीक है, और इन अ डे जो भी बनी, तो 5 पर बनता है, उसमें एक माइनस कर दो आप, या 1.5, तो नियर टू 3.5 बनता है। तो ये नेक्स्ट डे जो खुलेगा 71 के पास। अब इसमें और बात है कि सुबह के टाइम वो ट्रेलिंग बाय ऑर्डर्स लगे होते हैं, वो उसकी प्राइस को जम करके 70 तक छोड़ेंगे। तो इनडायरेक्टली ये वही जो लिखा हुआ है इतना ही शायद गेन कर दे, मतलब 6 रुपये तक गेन कर दे एक ही दिन में। अगले दिन सुबह के टाइम बहुत हाई पे खुलेगा, फिर थोड़ा सा वो सेल भी हो जाता है, शॉर्ट सेलर्स बाय कर लेते हैं, मतलब वो लगा देते हैं उसको, उतना ऊपर तक ले जाते हैं। और उधर से कोई हम जैसा जो होता है वो फिर सेल करता है, प्रॉफिट टेकिंग करता है सुबह के टाइम। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ सुबह के टाइम पहले सेल किया करो स्टॉक्स अपने हाई पे, फिर वो जब गिरो तो फिर री बाय कर लिया करो अपने लो पे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, इसके बाद आखिरी चीज़ है वो लेवरेज ट्रेडिंग के बारे में बताना है। लेवरेज ट्रेडिंग क्या होती है, ये बहुत लोगों की डिमांड थी, परेशान भी, आप लेवरेज एक टाइम पे करते थे। यार मैं लेवरेज नहीं करता था, मैं ये करता था कि अब मैंने एक स्टॉक उठाया, अब मुझे पता है स्टॉक में ऊपर जाना है, मेरे पास 3 लाख है और मुझे पता है स्टॉक में ऊपर जाना है, तो मैं 1 लाख का लेवरेज ले लिया ब्रोकर से, और वो विद इन 2 डेज कोशिश करो वापस कर, क्योंकि उसके ऊपर ना आपको फिर वो पड़ जाता है, एक लिहाज से इंटरेस्ट भी पड़ सकता है, या वो टैक्स इतने पड़ जाते हैं कि वो एक लिहाज से वही चीज़ बन जाती है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये खतरनाक चीज़ होती है। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, यहाँ में लिखी हुई है लेवरेज गेम। इसमें क्या होता है कि मेरे पास अब 10 लाख, मैंने कॉल का टारगेट मुझे पता है 76 है, कहीं पे मुझे टिप मिल गई है जी,
फेसबुक ग्रुप से मिल गई है, कहीं व्हाट्सएप पे पेड ग्रुप पे नहीं बैठा, तो वहाँ कहा ये स्टॉक ले लो, ये वापस जा रहा है अपने 74 को ब्रेक करके 76 तक जा रहा है, और वो भी ब्रेक करके पता नहीं कहाँ तक जाएगा, 85 तक जाएगा। अब मेरे पास खाली 10 लाख पड़े, ठीक है। कोयल की प्राइस इस वक्त 51 चल रही है, करंट मार्केट प्राइस। मैं अक्सर कहता हूँ CME पे ले लो स्टॉक, इसी प्राइस जितने का मेरा ले लो। मैंने क्या किया, 10 लाख अपना और 20 लाख मैंने 20 लाख ब्रोकर से लोन ले लिया, लेवरेज ले लिया, LEV ले देता हूँ, ठीक है। मैंने 20 पूरा ले लिया यार, ब्रोकर से 20 लाख का लेवरेज ले लिया। अब ये चीज़ें होती हैं फ़ोन कॉल पे, ये आप डायरेक्ट ऐप के थ्रू नहीं कर सकते। आप ब्रोकर को फ़ोन करो, उनसे कोई ये स्टॉक उठाना है मैंने, आई विल नॉट रिकमेंड दिस, क्योंकि ये खतरनाक चीज़ है, इसमें अक्सर नुकसान भी हो सकता है और बहुत बुरे फंस भी जाते हैं और वो फिर वापस करने पड़ते हैं और ब्रोकर घर भी पहुंच जाता है। ये मैं इसलिए सोचा तो ना बनाऊं, लेकिन मुझे किसी ने लाइव पे खबरदार भी, आप इसका बताएं, आप नहीं बताते इस चीज़ के बारे में। मैंने 10 लाख अपना लगाया, 20 लाख ब्रोकर से ले लिया, 30 लाख मैंने लगा दिया 51 की रेंज में। मैंने क्या किया, 30 लाख लगाया, डिवाइड किया 51 के हिसाब से जो प्राइस चल रही है, तो 60,000 कोई मेरे पास आ गया, स्टॉक ऑफ 60,000 कोई का स्टॉक मेरे पास आ गया, स्टॉक। ठीक है, मुझसे अक्सर वो लाइव पे कौन बंदा पूछता है कि आपकी डिग्री क्या है, भाई मैं फाइनेंस का बंदा नहीं हूँ, सीधी बात कहूँ। लेकिन मैं एक देसी बंदा हूँ जो समझो टायर शॉप पर बैठ के हवा भरता हूँ, ठीक है। ये टायर शॉप पर बैठ के मैं हवा भर रहा हूँ स्टॉक्स की। तो 30 लाख मैंने डिवाइड किया 51 से, और 60,000 तक मेरे पास स्टॉक्स आ गए, कोई है, क्योंकि मुझे पता है इसने 76 तक जाना है। मुझे कैसे पता है, जस्ट आई गेट सम टिप फ्रॉम समवन, किसी ने कहा ये जा सकता है, और मैंने बिलीव किया इस बात पे कि हाँ यार किसी ने कहा है, और वो वैलिड बंदा है और जेन्युइन मतलब इनसाइडर है उसके पास, तो ये जा सकता है। अब एज आई नो, क्योंकि मैंने कम इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो मैंने इसलिए 20 लाख एक्स्ट्रा लगा दिया। तो क्या होगा, 30 लाख से तो ये तो मेरे पास आ गया। अब जब मेरा वो स्टॉक हिट हो गया 76 पे, 60,000, और इतना बड़ा प्रॉफिट आ गया, ये रेंज माइनस करो उसके साथ, तो वो मेरा समझ लो 1.5 लाख या 2 लाख का प्रॉफिट बन गया यहाँ पे। 450 माइनस 30 वही बना जो मैं सोच रहा था। 150 का जो है ना प्रॉफिट टेकिंग बनी यहाँ मेरी, 1,50,000 के बने, इसी में एक निकाल के अपना, तो 1.5 लाख का मेरा इस हिसाब से प्रॉफिट बच जाता है इसमें। इतना ज़्यादा मैंने मतलब स्टॉक्स लगाए और बाई किया उस हिसाब से। तो ये खतरनाक चीज़ भी, इन केस कभी बार क्या होता है, स्टॉक गिरना शुरू हो जाता है आपका, जो ये स्टॉक है, सोचो वो आपने इधर नहीं बाय कर लिया, या आपने सोचा 50 तक जाएगा, जैसे यहाँ 50 तक गया था ये, और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन पे चला गया, माल उतरने लग गया, तो आप बहुत बुरे फंस जाते हो। आपने गलती से यही सोचा ना कि 50 तक है, उसके बाद वो देखो आगे सीढ़ी नीचे की तरफ जा रही, ऊपर की तरफ नहीं जा रही, आप गिरना शुरू हो गया, तो आप अपने पैसों से भी गए और जो लेवरेज है उसके साथ भी आप फंस गए। आपका लेवरेज रेट बढ़ गया और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फिर वो टैक्स बढ़ता रहता है, क्योंकि T+2 के हिसाब से चलती है कहानी, T+2 को फॉलो करता है ये मैंने लिखा है कि अगर आपने 20 लाख लेवरेज लिया, 30 लाख एंड यू बाय कोयल 51, आपसे सोचा 60-70 तक जाएगा, सेल करोगे, अगर वो खुदा ना खास्ता लोअर की तरफ चल पड़ा, लोअर कैप सेल ही ना हो, और वापस वो अपने 30 के पास आगे, बहुत बुरे फंसोगे। ये 41 लिखा हुआ है, अगर ये 31 हो जाता, आपने किधर 50 का लिया हुआ स्टॉक है, 31 पे हो जाए, तो आप तो बहुत बहुत बुरे फंसोगे। आप उम्मीद पे थे कि मैं 60 पे सेल करूंगा या 70 पे करूंगा, लेकिन आप इधर 31 पे आ गया स्टॉक, तो आप फंस जाते हो। इसमें रिस्क बहुत है, आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाता है, लेकिन वही है कि मैं अक्सर एक चीज़ बोलता रहता हूँ कि स्टॉक पागल हो गया। PPL में अक्सर ही चल रहा होता है, 242 से 265 एक ही दिन में चला गया, बहुत हैवी किस्म का लेवरेज चले, उसमें एक नहीं दो तीन अक्सर प्लेयर मिलके खेलते हैं लेवरेज के थ्रू, अलाउ होती है लिमिट इतने पे खेलो, वो सारे फिर एक स्टॉक पे मिला के खेलते हैं, वो स्टॉक को उठा देते हैं। आप लोग उसमें ये कर सकते हो, आप लेवरेज पे ना खेलो, आपके पास वो स्टॉक पहले से ही होना चाहिए, और जब वो स्टॉक पागल हो जाए तो आप उसकी ऑल हाई प्राइसेस पे उसको सेल करते हो, जैसे आप 265 क्या सेल करते हो। ये जो मैंने कहा है ना 30 लाख पे आप खेलो, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाता है, लेकिन रिस्की बहुत है, बट वेरी रिस्की। तो रिस्की है सेंस में कि अगर वो गिर गया तो आप बहुत बुरे फंस जाते हो। और अक्सर जो मैं बोलता हूँ स्टॉक पागल हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है कि इस पे लेवरेज वाला गेम चल रहा होता है, और लेवरेज उन्होंने T+2 के हिसाब से रिटर्न करनी होती है पैसे। तो अगर मंडे को बाई किया तो थर्सडे और फ्राइडे तक स्टॉक्स अक्सर वापस करने होते हैं पैसे जो आपने लिए होते हैं, इसलिए अक्सर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को मार्केट बहुत हाई पे ओपन होती है। वेडनेसडे के बाद में आपको नजर आ रहा होता है मार्केट गिरना शुरू हो रही थी, थर्सडे और फ्राइडे फिर रीगेन कर रही होती है, बट थर्सडे तक अक्सर ना मार्केट ठंडी हुई होती है। आप कहते हो आज मार्केट को क्या हुआ, ये मैंने मोस्ट ऑफ देम वीकली के हिसाब से देखा है, यही चल रहा होता है। कभी कभार ऊपर नीचे दिन हो जाते हैं, बट दिस इज व्हाट आई हैव सीन मेनी मेनी टाइम, यही चल रहा होता है। फ्राइडे को एंड में अक्सर क्या होता है, 30 मिनट में कभी मार्केट रिकवर कर जाती है। नॉर्मली मंडे ट्यूसडे को जब बहुत हाई पे मार्केट ओपन होना,
वेडनेसडे को थोड़ी सी ठंडी होती थी, प्रॉफिटिंग अक्सर जब प्रॉफिटिंग होगी वो यही लेवरेज ही ठंडा हो रहा था मामला, क्योंकि उन्होंने खेली होती गेम, उन्होंने पैसे वापस करने होते हैं, तो उन्होंने माल बेचना होता है, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन भी जाना होता है। तो ये चीज़ है, मैंने कहा बता दूँ। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मैं ऐसे में चाहता हूँ कि आप लोगों के दिमाग ना खुल जाए स्टॉक मार्केट में। एक स्टॉक पागल हो गया, वहाँ पे आप टेक्निकल खोल के बैठे हो जी, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, और ग्रीन कैंडल के पीछे रीजन तो देखो क्या चल रही है, लेवरेज चल रहा है, क्या चल रहा है। और लेवरेज कहाँ से पता लगे, उसकी अलग से व्हाट्सएप ग्रुप में कोई फाइल आती है ब्रोकर के चैनल्स के थ्रू, उस पे मैं किसी दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये वो जो लेवरेज स्टेटमेंट्स आती हैं कि कितने कितना लेवरेज लगा हुआ है, वो स्टॉक अच्छे भी होते हैं और खतरनाक भी होते हैं। इस सेंस खतरनाक हो जाते हैं कि वो स्टॉक्स फिर गिरना जब शुरू होते हैं ना, फिर आप अभी साथ गिर जाते हो, आप बेचो मत बस फिर, उसमें फिर से लेवरेज चल जाएगा बाद में, ये भी मैंने देखा है कि वो स्टॉक आइडियल है, उसमें कोई डिमांड है अभी भी। तो ये चीज़ थी, आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।